हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक है वर्ल्ड वॉर वन। रिसेंटली मैंने एक वीडियो अपलोड की थी क्लास 10th की हिस्ट्री का, उसी का सेकंड पार्ट है वर्ल्ड वॉर वन। स्टार्ट करते हैं। वर्ल्ड वॉर वन और द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ऑफन एब्रिविएटेड वर्ल्ड वॉर वन और वर्ल्ड वॉर वन, was global war originated in Europe that lasted from 28 July 1914 to 11 November 1918। वर्ल्ड वॉर वन उस टाइम का सबसे बड़ा युद्ध माना जाता है। मतलब वर्ल्ड वॉर यानी कई देश आपस में लड़े थे, उसको विश्व युद्ध बोला जाता है और ये सबसे बड़ा युद्ध था उस टाइम का, यानी इसको वर्ल्ड वॉर वन। और ये 28 जुलाई 1914 टू 11 नवंबर 1918 तक चला था और ये यूरोप में लड़ा गया था। यूरोप की कंट्रीज़ आपस में लड़ी थी, युद्ध किए थे। तो अभी आगे आपको बताते हैं। इसका लोकेशन यूरोप में था, अभी इसमें ऊपर भी लिखा है, मैंने आपको बता दिया लोकेशन इसका यूरोप था। आगे देखते हैं। इसके वर्ल्ड वॉर वन के कुछ मेन टॉपिक्स हैं, मतलब मेन पॉइंट्स है, वो आपको जानना ज़रूरी है क्योंकि ये क्लास 10 के हिसाब से बहुत बेसिक है। ऑल्सो नोन एज ग्रेट वॉर, द वॉर टू एंड ऑल वॉर्स, one of the largest war in history. It also one of the deadliest conflicts in the history, with estimated 8.5 million combat deaths, 13 million civilian death और direct result of the war। ये उस टाइम का एक सबसे बहुत जैसे बोला है कि खतरनाक युद्ध था ये, क्योंकि इसको सबसे मतलब ये बहुत ग्रेट युद्ध था। ग्रेट यहाँ पे एक है ना, ग्रेट वॉर, और ये इसमें एक और टू एंड ऑल वॉर्स, यानी ये वॉर जो होगा, यानी ये ढेर मतलब लगभग 10 से 20 कंट्रीज़ के बीच में लड़ा गया था। तो इसके बाद ये माना गया था कि अब यूरोप में एशिया में इन सब देशों में आपस में अब लड़ाई नहीं होगी। और इस विश्व युद्ध ये 4 साल चला है विश्व युद्ध है, तो बहुत से लोग मारे भी जाएंगे, बहुत से लोग शहीद भी होंगे। 8.5 मिलियन कॉम्बैट डेथ हो गए थे, यानी मिलिट्री वाले 8.5 मिलियन डेथ हो गई थी उनकी। और सिविलियन जो मासूम लोग थे उन लोगों के 13 मिलियन लोग मारे गए थे। कैसे? अब बहुत लोग तो अपना घर छोड़, क्योंकि अब विश्व युद्ध चल रहा था तो लोग अपना घर छोड़ के कहीं इधर भाग रहे, कहीं उधर भाग रहे हैं, तो उसमें बहुत लोगों की जान चली जाती थी। और जैसे बहुत लोग भूख के कारण और हंगर और हार्डशिप के कारण, इन सब के कारण उन लोग की डेथ हो जाए, तो इसका बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ा था उस टाइम, क्या बोलते हैं, उस टाइम यूरोप में, क्योंकि ये एक इकोनॉमिक सिचुएशन आ गई थी। क्योंकि 4 साल अब वहाँ की कोई जीडीपी में ग्रोथ नहीं हुआ, ना ही वहाँ पे कुछ क्रॉप्स लगाए गए, तो बहुत सी दिक्कतें आ गई। ऊपर से टैक्स, अब लोग कमाते नहीं थे तो और टैक्स देना पड़ता था, तो एक हंगर हार्डशिप वहाँ पे आ ही गई थी 1914 से लेकर 1918 के बीच। ये यूरोप में हुआ था मेनली। आगे देखते हैं। 1918 स्पेनिश फ्लू पेंडेमिक कॉज्ड अनदर 17 to 100 मिलियंस ऑफ डेथ्स वर्ल्ड वाइड, यूरोप और यूनाइटेड स्टेट्स। 1918 में, जब 1918 में हमारा वॉर ख़त्म हुआ वर्ल्ड वॉर वन, तो वहाँ पे एक स्पेनिश फ्लू आ गया पूरे वर्ल्ड। जैसे इस टाइम कोरोना महामारी चल रही, वैसे उस टाइम भी एक 1918 में स्पेनिश फ्लू आया था। 1918 के लास्ट में एकदम आया था, कह सकते हैं कि 1919 में आया था वो स्पेनिश फ्लू था, और वो भी लगभग 17 to 100 मिलियन, उसके कारण बहुत लोग की डेथ हो गई थी। और ये वर्ल्ड वाइड था, और ज़्यादातर ये यूरोप और यूनाइटेड स्टेट्स में था, तो इसके कारण भी वहाँ की जनता बहुत परेशान थी। और एक तो अभी वो विश्व युद्ध से निकले थे, और दूसरा अब यहाँ पे एक स्पेनिश फ्लू आ गया। अब इसकी वर्ल्ड वॉर वन की बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स जो है, 28 जुलाई 1914 को स्टार्ट हुआ था ये, और 11 नवंबर 1918 को ख़त्म हुआ था। 4 years 3 months and 2 weeks ये वॉर चला था। 4 years, यानी उस टाइम में अगर आप देखा जाए तो 4 year ऐसा वॉर कभी हुआ नहीं था। 4 साल ये युद्ध चला था, 4 साल 3 महीना 2 वीक 2 हफ्ते, यानी उस टाइम अगर, इसलिए इसको बहुत ग्रेट वॉर बोला जाता है। ऊपर से बहुत सी कंट्रीज़ आपस में लड़ रही हैं, तो इसलिए इसको एक तरीके से ग्रेट वॉर बोला जाता है। और इसको ये भी बोला जाता है कि इसके बाद अब कोई आपस में अब लड़ाई नहीं होगी, क्योंकि अब मानिए 5 कंट्री लड़ रही है, तो मानिए दो एक तरफ या 3 एक तरफ, तो जो ज़्यादा पावरफुल है वो जीत जाएगा, फिर उसके ऊपर रूल करने लगेगा, तो फिर पाँचों कंट्री, मतलब वो 3 कंट्री उसके ऊपर कॉलोनी हो जाएगी। तो अब कहाँ से फिर किसी में लड़ाई नहीं, क्योंकि अब जब वो जीत लिया उस पर रूल करेगा तो क्यों लड़ाई होगी। तो इसलिए इसको एक वॉर ऑफ एंड भी बोला जाता था, क्योंकि इस युद्ध के बाद अब कोई भी युद्ध नहीं होगा। अब उस टाइम क्योंकि बहुत सी कंट्रियाँ थीं, लगभग 10 से 15 कंट्रीज़ थी, अभी आगे हम बताएंगे आपको। तो अब बारी बारी सब हारती गई, बारी बारी सब में एक ट्रीटी, एक पीस साइन होती गई, ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस। ये तो विश्व युद्ध जब ख़त्म हुआ था तब वर्सेलिस फ्रांस में एक महल है,
ये आप क्लास 9 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन में पढ़े होंगे। वर्सेलिस एक महल है फ्रांस का, बहुत बड़ा महल है। वहाँ पे ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस साइन हुई थी एलाइड पावर और सेंट्रल पावर के बीच। आगे हम बताएंगे एलाइड पावर क्या है, सेंट्रल पावर क्या है। उसके बाद ट्रीटी ऑफ सेंट जर्मेनिया ये भी साइन हुई थी 10 सितंबर 1919 को। फिर थर्ड हमारा ट्रीटी ऑफ टायरनन, ये 4 जून 1920 को हुई थी। ऐसे तो देखा जाए तो वहाँ पे लगभग 5 से 6 लगभग 10 पीस साइन हुई थी, लेकिन अब इसमें जो मेजर इंपॉर्टेंट है वो हम आपको बता रहे, जो एग्ज़ाम में आ सकता है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में। ये तो हमारी क्लास 10 का टॉपिक है, लेकिन ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी पूछा जाता है। लास्ट हमारा यूएसए और जर्मनी के बीच में एक पीस साइन हुई थी 25 अगस्त 1921। और सबसे लास्ट पीस कब साइन हुई थी, वो हुई थी 1923 में। सॉरी, लास्ट जो पीस है हमारा वो 1923 में साइन हुई थी। तो आगे बढ़ते हैं, अब इसकी लोकेशंस देख लेते हैं हम कि ये कौन सा युद्ध कहाँ पे चला था, कौन सा युद्ध कहाँ पे हुआ था, किस किस के बीच में हुआ था। पहले तो देखिए यूरोप, अफ्रीका, द मिडिल ईस्ट, पैसिफिक आइलैंड्स, चाइना, इंडियन ओशन, नॉर्थ एंड साउथ अटलांटिक ओशन। अब एक तरीके से यूरोप और एशिया एक दूसरे में जुड़ा है, तो अब यूरोप में युद्ध होगा तो एशिया में होगा, इंडियन ओशन में होगा ही होगा। अब क्योंकि जापान, इंडोनेशिया, पाकिस्तान ये सब हमारे अगल बगल ही हैं जस्ट, तो इन्हीं सब से नॉर्मल युद्ध था। और ऊपर से ब्रिटेन के मतलब ब्रिटेन, हम उस टाइम ब्रिटेन की कॉलोनी थे, मतलब इंडिया उस टाइम ब्रिटेन की कॉलोनी थी। कॉलोनी क्या होता है, कॉलोनिज्म रूल वो होता है जैसे कोई भी देश किसी पे रूल करती है, तो मानी ब्रिटेन हम पे रूल किया था, तो ब्रिटेन की मतलब हम इंडिया वाले ब्रिटेन की कॉलोनी हैं, तो यानी उस पर अपना रूल कर सकते हैं, टैक्स लगा सकते हैं, अपनी खुद की डेमोक्रेसी बना सकते हैं, ऐसा वहाँ पे होता है। तो अब जब जो रूल कर रहा है वो लड़ाई करेगा तो अब उसको सपोर्ट चाहिए रहेगा, तो किससे बोलेगा, अपनी कॉलोनीज से बोलेगा। तो ब्रिटेन इंडिया से बोला था, पाकिस्तान से बोला था, उस टाइम इंडिया पाकिस्तान एक था, तो इंडिया से बोला था, पीओके से बोला था, बांग्लादेश से बोला था। तो उस टाइम लगभग पूरे, इसलिए तो उसको वर्ल्ड वॉर 1 बोला गया, क्योंकि हर कोने से युद्ध हो ही रहा था। बहुत से लोगों की इसमें डेथ भी हुई थी, बहुत से लोग शहीद हुए थे। आगे है टेरिटोरियल चेंज। टेरिटोरियल चेंज वो तो जैसे टेरिटरी हमारे इंडिया में जो टेरिटरी है तो उसमें भी अब जैसे जो भी जीत कोई भी राजा, मानी ब्रिटेन इस पे कब्ज़ा कर लिया, इंडिया पे कब्ज़ा कर लिया, तो इंडिया जैसे पहले बोला जाता है ना कि सोने की चिड़िया थी इंडिया और ये अंग्रेज़ सब इसको लूट के लेके चले गए। तो ऐसे एक यही टॉपिक इसमें एक ये भी है कि उसी को टेरिटरी एक्सपेंशन बोलते हैं। अब जैसे माने या इंडिया का कोई बढ़िया सी ऐसी जगह जहाँ पे रिसोर्स बहुत ज़्यादा, वहाँ पे आयरन की, कोल की, गोल्ड माइंस हैं, वहाँ पे डायमंड, तो पेट्रोलियम, तो बहुत सी चीज़ें वहाँ पाई जाती। तो अगर ब्रिटेन वाले चाहते तो वो हमारा ऑक्यूपाई कर लेते, फिर उसको देते नहीं, वो अलग देश बनाते, वो अपने देश में जोड़ लेते। तो वही एक होता है टेरिटरी ऑक्यूपाई कर लेना। फॉर्मेशन ऑफ न्यू कंट्रीज़ इन यूरोप एंड द मिडिल ईस्ट। और इसके वजह से क्या हुआ कि अब जो जितने भी रिसोर्सेज वाले एरियाज थे उन सबको डिवाइड कर दिया गया। मतलब जितने भी अलाइड पावर सेंटर पर जो रूल कर रहे थे, जो लोग जीत गए थे पहला विश्व युद्ध, तो उन लोगों ने बहुत सी नई कंट्रीज़ बना दी यूरोप में, छोटी। और मिडिल ईस्ट भी उसी को बोला जाता है, वहाँ पे बहुत सी कंट्रीज़ बना दी। तो एक तरीके से वर्ल्ड वॉर 1 हुआ, तो उसके बाद से लगभग सब लोग आज़ाद। वर्ल्ड वॉर 1 के पहले लोग बहुत मुश्किल में जीते थे, क्योंकि जितना उन लोग कमाते नहीं थे उतना उन लोग टैक्स दे देते थे। तो इसके वजह से लोग हर तरफ के लोग भड़के हुए थे। फिर उसी टाइम 18वीं सेंचुरी में लगभग यूरोप के कुछ कंट्रीज़ इंडिपेंडेंट हो गई, यानी आज़ाद हो गई। तो उनके अंदर एक भावना है कि नहीं, अब हम अपने देश को आगे करेंगे, हम अपने देश को पावरफुल बनाएंगे। तो उसकी वजह से ही एक विश्व युद्ध हुआ था। ये तो ऐसे एक माना जाता है कि नहीं, जलन के कारण एक विश्व युद्ध हुआ था, क्योंकि ओटोमन एम्पायर जो वहाँ के जो इस टाइम वो टर्की है, तो वो बहुत बढ़िया एरिया था, उसको लोग चाहते थे कि हम ऑक्यूपाई कर लें। तो इधर से यूएसए चाहता था कि हम ऑक्यूपाई कर लें, इधर से रशिया चाहता था, इधर से फ्रांस चाहता था। तो इसी के चक्कर में लड़ाई हुई थी। आगे देखते हैं, ट्रांसफ़र ऑफ जर्मन कॉलोनीज एंड टेरिटरीज पार्टिसिपेटिंग द फार्मर ओटोमन एम्पायर, ऑस्ट्रिया हंगरी एंड द रशियन एम्पायर, ट्रांसफ़र ऑफ टेरिटरीज टू अदर कंट्रीज़। अब जैसे मैंने आपको ऊपर बता दिया कि अब जैसे ब्रिटेन हमारे ऊपर रूल कर रहा था, इंडिया के ऊपर रूल कर रहा था, तो बहुत से खजाने, बहुत से मॉन्यूमेंट्स वो खुद बनाया, खुद लूट के लेके चला भी गया। तो ऐसे ही वहाँ पे भी यही हुआ था, यूरोप में भी हुआ था कि अमेरिका वाले, यूएसए वाले, फ्रांस वाले,
इन लोग जिसको हराए थे, मानी जर्मनी को हराए थे, हंगरी को हराए थे, ऑस्ट्रिया को हराए थे, तो इन लोग के ऊपर जो भी वहाँ के बढ़िया रिसोर्सेज थे उन लोग को लेके चला गया था। ये देखिए एक ये विश्व युद्ध के समय की एक फ़ोटो है, एक पिक है मैंने निकाली है। ये देखिए ऐसे ही युद्ध होता था ये। अब ऐसे ही देखिए 4 साल युद्ध हमारा चला था, वो भी 1914 में। आप उस टाइम उतने हाईटेक मशीन्स, हाईटेक टैंक्स, हाईटेक गन्स भी नहीं थे, लेकिन तभी भी उस टाइम अमेरिका इतना पावरफुल था कि अमेरिका, अब जैसे अमेरिका इसलिए वहाँ पे पावरफुल था, देखिए वो इतनी बड़ी बड़ी मशीन्स यूज़ करता था। अभी आगे वाली पिक्चर में आपको दिखाते हैं कि कौन कौन सी उस टाइम की ऑटोमेटिक पिस्टल। और जैसे जर्मनी भी उस टाइम पावरफुल थी, लेकिन मेन लड़ाई जर्मनी और ये यूएसए, रशिया इन सब के बीच में हुआ था। तो जर्मनी अकेली थी और जर्मनी भी पावरफुल थी, लेकिन उस टाइम यूएसए, रशिया सब आपस में मिल गई। तो और फिर यूएसए के पास एक ऑटोमेटिक पिस्टल्स, ये देख रहे हैं, ये सब उस टाइम की ऑटोमेटिक पिस्टल्स हैं। और जर्मनी वालों के पास नॉर्मल ये, लेकिन हाँ जर्मनी वालों के पास ये हाईटेक टैंक था, लेकिन तब भी अब जब ऑटोमेटिक पिस्टल्स हैं तो कहाँ वो। और फिर ऊपर से जर्मनी वालों के पास जो गन थी, रिलोडिंग वाली गन थी, वो 303 थी, यानी एक बार लोड करिए फिर फायर करिए, फिर 6 सेकंड लगेगा उसको लोड करने में। तो इसकी वजह से अब भले आप लोग कितने भी पावरफुल हो जाएं, लेकिन अगर आपके पास रिसोर्सेज ही नहीं रहेगा तो आप लोग कहाँ से लड़ पाएंगे। तो यही कुछ पिक्चर्स हैं, ये ऑटोमेटिक पिस्टल्स की, ये टैंक की, ये हमारे सोल्जर्स, मिलिट्री वहाँ के प्लान कर रही है, लड़ रही है। आगे देखते हैं आगे वाले पेज में। ये एक मेन टॉपिक है, इस पे आप लोग ज़्यादा ध्यान दीजिए। जो मैंने ऊपर जितना बताया, एलाइड पावर, सेंट्रल पावर, किसके किसके बीच युद्ध हुआ था, कौन सी कंट्रीज़ थी, किसने कब राज किया, वो मैं इसमें बताना। देखिए 2 ग्रुप्स के बीच में ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था। ओके, सॉरी, हाँ, 2 ग्रुप्स के बीच में ये वर्ल्ड वॉर हुआ था, एलाइड पावर, सेंट्रल पावर। एलाइड पावर में फ्रांस, ब्रिटिश एम्पायर, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, न्यूजीलैंड, जापान। सेंट्रल पावर में जर्मनी, ऑस्ट्रियन हंगरी, ओटोमन एम्पायर, बुल्गारिया। और जैसे यहाँ पे ऑटोमन एम्पायर ये टर्म दिया ना, ये ऑटोमन एम्पायर 1915 में ऐड हुई थी सेंट्रल पावर में, और ये सब इसकी कॉलोनीज थी। मतलब अब जर्मनी जिस पे रूल कर रहा था वो भी इन लोग साथ लड़ाई कर रहे थे, मतलब वॉर में ज्वाइन हुए थे। तो अब देख रहे हैं यहाँ पे, आप खुद देख सकते हैं कि सेंट्रल, अब जर्मनी उस टाइम यूएसए से भी बहुत स्ट्रांग थी। जर्मनी उस टाइम देखा जाए तो यूएसए से भी बहुत स्ट्रांग थी, बहुत पावरफुल थी, लेकिन अब वो अकेले ही है। तो अब मतलब यहाँ पे जर्मनी बस पावरफुल है, हंगरी के पास कुछ नहीं है, ओटोमन एम्पायर के पास रिसोर्सेज थे लेकिन लड़ने के सामान नहीं हैं। तो ऊपर से 1915 में 1 साल बाद इन लोग वॉर को ज्वाइन कर रहे हैं, तो कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा ना। और यहाँ पे इतनी कंट्रीज़ थी, अब इसमें इंडिया वाले भी थे, क्योंकि इंडिया ब्रिटेन की कॉलोनी थी, तो एक इम्पैक्ट पड़ेगा ही। और जैसे इसमें एक टर्म है कि इसको एलाइड, इस ग्रुप को एलाइड पावर ही क्यों बोला जाता है, और इस ग्रुप को ही क्यों सेंट्रल पावर, ये इसलिए बोला जाता है क्योंकि सेंट्रल पावर, ये जर्मनी ने ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट किया था, इसीलिए जर्मनी के ग्रुप को सेंट्रल पावर बोला जाता है, और इसको एलाइड पावर। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आते हैं, और क्लास 10th की MCQ में क्वेश्चन आंसर्स में इन सब में पूछ लिया जाता है कि आखिर जर्मनी को सेंट्रल पावर बोला ही क्यों गया, सेंट्रल पावर क्यों नाम रखा गया उसका, क्योंकि जर्मनी ने ही वॉर स्टार्ट किया था इसलिए। अब वॉर हुआ तब इसका एक रिजल्ट भी निकलेगा, क्योंकि अब 2 ग्रुप्स के बीच वॉर हो रहा है, तब ये भी होगा कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। तो ये देखते हैं। अब इसमें सिंपल आप देख लीजिए, अलाइड विक्ट्री, यानी यूएसए, फ्रांस, रशिया, इंडिया, जापान, ये सब इन लोग जीत गए थे 1918 में, 11 नवंबर 1918 में। सेंट्रल पावर्स विक्ट्री ऑन ईस्टर्न फ्रंट, सेंट्रल पावर्स जो जीते थे बस उस टाइम 2 देश को जीत पाए थे, वो भी बहुत नॉर्मल देश थे, अभी वो डिवाइड भी नहीं थे। मतलब उस टाइम जो USSR यानी जिसको रशिया बोला जाता था, वो 50 उस टाइम बस एक बहुत बड़ा एरिया था, अब वो 15 कंट्रीज़ में डिवाइड हो चुका है। तो उस जगह पे वो बस 2 कंट्री नॉर्मल सेंट्रल पावर जीत पाया था, तो उसके पास अब 2 कंट्री जीता है, इतनी सारी कंट्रीज़ हार गया, उतने सारे कॉलोनीज़ हार गया, तो क्या बेनिफिट हुआ, क्या एडवांटेज हुआ। नेक्स्ट टर्म है हमारा फॉल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल फॉल ऑफ द एम्पायर्स इन यूरोप, यानी जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन, मोनार्की जितना भी था वहाँ पे लोग हटा दिए थे। अब रूल कर रहे हैं तो अब वहाँ पे अपना शासन ले आते, टेरिटरी एक्सपेंड कर दिए थे। मतलब कि अगर जैसे इन लोगों ने ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस साइन की थी
एलाइड पावर वालों ने जर्मनी पे, तो जर्मनी की रिसोर्सेस इन लोग ले लेते थे, वहाँ पे टैक्स बढ़ा देते तो बहुत। और जैसे जर्मनी के राजा वहाँ से चले भी गए थे, मतलब लोगों ने उनको भगा दिया था, ऐसा बुक में लिखा है, ऐसा कहा भी जाता है कि लोगों ने भगा दिया था, वो खुद भागे कि क्या। अब वो उतना बड़ा अब उनको सेंट्रल पावर बोला जाता था, अब वो इतने बड़े युद्ध को हार जाएंगे, फिर उनके ऊपर एक मानसिक दबाव भी पड़ेगा कि नहीं आप इतने बड़े राजा हारा दिए। और फिर अभी वो शायद 1871 में ही जर्मनी आज़ाद भी हुआ था, तो इसके कारण वहाँ के किंग ओवरथ्रोन हो गए थे। ये नेक्स्ट वो तुम्हारी अनदर है, इंक्लूडिंग जर्मनी, रशिया, ऑटोमन एम्पायर एंड ऑस्ट्रिया हंगरी। ये जितने भी थे, मतलब जर्मनी, रशिया, ऑटोमन एम्पायर, ऑस्ट्रिया और हंगरी, इन सब के ऊपर यूएसए ने, फ्रांस, इन सब लोग ने कब्जा कर लिया। तो अब कहाँ इन लोगों के पास कुछ बचा ही जो मतलब सारी टेरिटरी ये रख लेते थे। तो ये बहुत उस टाइम का एक बहुत पेंडेमिक था इन सारे देश के ऊपर। लास्ट है हमारा ये एक लास्ट टॉपिक है, द लीग ऑफ नेशंस। ये एक ग्रुप था, ये एक संगठन था, was the first worldwide inter-government organization whose principal mission was to maintain world peace, founded on February 1920. The League of Nations एक बहुत बड़ा ग्रुप था, ये उस टाइम का पहला वर्ल्ड वाइड पहला ग्रुप था, गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन था ये, जिनका प्रिंसिपल था, जिनका मिशन, जिनका गोल यही था कि जितना भी तबाही हुआ, यानी 17, अगर मैं आपको यूरोप में बता दूं तो 17th सेंचुरी से रिवॉल्यूशंस चालू हुए, वॉर चालू हुए, और लगभग से लगभग हाफ ऑफ 19th सेंचुरी में ख़त्म हुए। तो उतने में वहाँ पे बहुत से लोग गरीब, सारे लोग बेरोज़गार हो जाते थे, ऊपर से लोग टैक्स, वहाँ के राजा टैक्स बढ़ाते देते, लोग वहाँ बहुत बड़ी हंगर आ गई थी, बहुत बड़ी हार्डशिप आ गई, लोग रह नहीं पाते थे। तो अब इस हानि को देख के वहाँ के जो राजा थे, वहाँ के जो रूलर्स थे, उन्होंने एक ये लीग ऑफ नेशंस बनाया था। उन लोग का ये मिशन था कि अब हर जगह एक पीस फाइंड, मतलब एक शांति का माहौल हर तरफ रहे, सब लोग अपनी ज़िंदगी जिए, सबके अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन हो। ये फरवरी 1920 में बनाया गया था। अब देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि 17th सेंचुरी से ऑल ओवर द वर्ल्ड लगभग सारी रिवॉल्यूशन चालू हो गई और 1950s तक ख़त्म हुई। अब जैसे देखिए यहाँ पे वहाँ पे 1918 में वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हुआ, ओवर हुआ, और यहाँ पे 1919 में रोलेक्ट एक्ट आया, इंडिया में पास हुआ, और फिर जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ। तो हर जगह इस 17 से लेकर 19th सेंचुरी में हर जगह सिर्फ रिवॉल्यूशन हुए हैं। और ये आज का हमारा वर्ल्ड वॉर 1 का टॉपिक बहुत छोटा सा था, हमने बहुत जल्दी कवर कर लिया है। इसका पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और मेरे रीसेंट वीडियो का भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक। और लास्ट हमारी बात यही है कि लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो, और अपने पॉजिटिव कमेंट करिए, अपने फ्रेंड सर्कल में खूब शेयर करिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।